वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेज़र के लिए आवश्यक प्रतिबंध और एक सॉलिड स्टेट लेज़र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो पूर्व कक्षाओं में हमने पढ़ा था उसके आधार पर हम लेज़र के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है उनका दोहरान करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिबंध यह है कि उद्दीपित उत्सर्जन की प्रधानता स्वतः उत्सर्जन और उद्दीपित अवशोषण दोनों से अधिक होनी चाहिए, और यह तभी संभव होगा जब उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर की अपेक्षा अधिक हो। यह स्थिति समष्टि प्रतिलोमन की कहलाती है, और समष्टि प्रतिलोमन ही एक आवश्यक शर्त है उद्दीपित उत्सर्जन की प्रधानता होने की। नेक्स्ट, उद्दीपित उत्सर्जन की जो दर है वह आपतित वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व यानी आपतित विकिरण ऊर्जा पर निर्भर करती है, उसके घनत्व पर निर्भर करती है। अर्थात जितना आपतित ऊर्जा घनत्व का मान अधिक होगा उतनी ही उद्दीपित उत्सर्जन की दर भी अधिक होगी। इसके पश्चात तीसरी स्थिति, A21 by B21 इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अर्थात जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है उस विकिरण की आवर्ती हम जानते हैं कि आवर्ती सीधा निर्भर करती है ऊर्जा अंतराल। आवर्ती h म्यू इज नॉन एज E2 माइनस E1 ऊर्जा अंतराल के तुल्य होती है। अर्थात A21 का मतलब है स्वतः उत्सर्जन, उसकी अपेक्षा B21 का अधिक होना हमारे लिए आवश्यक शर्त है, और जब B21 अधिक होगा तो उसके लिए म्यू का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात कि मित स्थायी जो ऊर्जा स्तर है वह उत्तेजित ऊर्जा स्तर E2 से कम ऊर्जा का होना चाहिए, तभी इन दोनों ऊर्जा स्तरों के मध्य आवर्ती है वो क्या होगी, कम होगी, और जिससे B21 का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो लेज़र के लिए ये तीन आवश्यक समय है। इसके पश्चात देखिए, लेज़र प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण क्रिया प्रकाश प्रवर्धन जो होती है, एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है लेज़र के लिए प्रकाश प्रवर्धन। इस प्रकाशिक प्रवर्धन के लिए क्या व्यवस्था किया जाता है, अरेंजमेंट, उसकी हम बात करते हैं। प्रकाशिक प्रवर्धन जो होता है वह एक सक्रिय माध्यम को दो समांतर दर्पणों के मध्य रखते हैं। कोई भी सक्रिय माध्यम ऐसा जो विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन करता है, अर्थात जिससे हम प्रकाश प्राप्त करेंगे, उसको दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाएगा, जिसके लिए एक जो दर्पण है वह पूर्णतः क्या होगा, अपारदर्शी होगा, यानी वह प्रकाश का पूर्णतः क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा, 100% रिफ्लेक्ट कर देगा वो। लेकिन एक जो दूसरा जो दर्पण होगा, समतल दर्पण, वह प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित नहीं करेगा। इसमें से 10% प्रकाश जो है वह क्या होगा, पारगमित भी हो सकता है। प्रारंभ में सक्रिय माध्यम में सभी परमाणु मूल ऊर्जा स्तर में निश्चित आवृत्ति के कंपन विकिरण सक्रिय माध्यम आपतित होते हैं तो परमाणु उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जब ये परमाणु पहुंचे होते हैं, ये अनियमित कला संबद्धता के क्या करते हैं, फोटोन उत्सर्जित करके यह मूल ऊर्जा स्तर में लौटते हैं। तो यह जो प्रकाश होगा यह कला संबद्ध नहीं होगा, यानी इस प्रकाश की आवृत्ति उच्च नहीं होगी। हमें ये चाहिए कि ये जो फोटोन है सारे ये फोटोन क्या हों, तब एक साथ उत्सर्जित हो एक ही कला में। इसलिए हम चाहते हैं कि जो उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणु है वह उच्च ऊर्जा स्तर में न रह के किसी एक कम ऊर्जा वाले मित स्थायी ऊर्जा स्तर में आ जाएं, और क्योंकि मित स्थायी ऊर्जा स्तर में इनका जो जीवन काल है वो 10⁵ गुना बढ़ जाता है, किससे, उच्च ऊर्जा स्तर में, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर में जीवन काल है 10⁻⁻8 सेकेंड, और मित स्थायी ऊर्जा स्तर में जीवन काल है 10⁻³ सेकेंड। तो इसके कंपेरेटिवली ये 10⁵5 गुना अधिक समय व्यतीत करेंगे, और इस अंतराल में क्या होगा, बहुपरावर्तन द्वारा, क्योंकि दोनों तरफ जो समतल दर्पण लगे हुए हैं, इन समतल दर्पणों से बहुपरावर्तन के द्वारा
जो फोटोन होंगे वह मित स्थायी ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या है वो क्या होती रहेगी, उनकी बढ़ती रहेगी, जिससे उनसे उत्सर्जित फोटोन यानी प्रकाश जो होगा वह उच्च कला संबंध प्राप्त होता है। जो फोटोन अक्ष के अनुदिश दर्पणों के तल के लंबवत उत्सर्जित होते हैं वह अन्य परमाणुओं के फोटोनों को उत्सर्जन के लिए भी क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। यानी जो स्वयं फोटोन है वह अन्य फोटोनों को प्रेरित करेंगे और दोनों दर्पणों से बहुपरावर्तित होने पर उद्दीपित उत्सर्जन की क्या होगी, प्रधानता आ जाएगी। और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्रेरित उत्सर्जन से सभी फोटोन उत्सर्जित फोटोन की कला, दिशा, ध्रुवण आदि एक समान होंगे और यह अल्प पारदर्शी दर्पण से उच्च तीव्रता का प्रकाश किरण पुंज के रूप में बाहर निकल जाएगा। यह लेज़र प्रकाश होता है। तो प्रकाशिक कंपन जो क्रिया है ये लेज़र प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक स्थिति है, आवश्यक अरेंजमेंट है जिसको हमने देखा। इसके पश्चात हम एक सॉलिड स्टेट लेज़र यानी एक ऐसा लेज़र जो एक ठोस स्रोत से या ठोस विकिरण स्रोत से प्राप्त उत्सर्जित प्रकाश से हम प्राप्त करते हैं वह एक सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था लेज़र कहलाता है। और ऐसे एक ठोस अवस्था लेज़र का हम स्टडी कर रहे हैं जो है रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जो है यह रूबी क्रिस्टल से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम रूबी लेज़र रखा गया है। रूबी लेज़र का जो निर्माण है वह मेमन ने 1960 में किया और रूबी जो है इसका जो क्रिस्टल होता है वह एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, जिसमें अशुद्धि के रूप में क्रोमियम आयन मिले होते हैं और इन क्रोमियम +3 आयन की अशुद्धि के कारण ये जो रूबी की जो क्रिस्टल की जो छड़ है यह हमें पिंक कलर की दिखाई देती है। ये जो छड़ रखी हुई है इसकी बात करें हम बनावट की तो ये जो छड़ है यह पिंक कलर की होती है और इस छड़ के चारों ओर एक क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका, जिनोन क्षण दीप्ति विसर्जन नलिका सर्पिलाकार रूप से लिपटी हुई होती है। ये देखिए इस प्रकार से। और ये जो रूबी की छड़ है इस छड़ की बात करें हम इसकी ज्यामिति की तो ये एक बेलनाकार ज्यामिति की छड़ होती है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर होता है। और इस छड़ के दोनों तरफ दो दर्पण, जो हमने प्रकाशिक प्रवर्धन की बात की थी, दो दर्पण लगे होते हैं जिसमें एक दर्पण पूर्ण परावर्तक और दूसरा दर्पण आंशिक परावर्तक होता है। जिनोन गैस की विसर्जन नलिका रूबी क्रिस्टल के चारों ओर लिपटी हुई है और चूंकि इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होने से हम चाहते हैं कि यह ऊष्मा को अवशोषित निष्कासन हो, इसलिए हम इस पूरे अरेंजमेंट के चारों ओर जल के प्रवाह की व्यवस्था कर लेते हैं। यानी जो पूरा अरेंजमेंट है ये पूरे अरेंजमेंट के चारों ओर जल के प्रवाह का व्यवस्था होता है। शीतलक के रूप में जल का उपयोग किया जा सकता है इसमें। अब देखिए रूबी क्रिस्टल में किस प्रकार से प्रकाश जो है वो एक वर्णी उच्च कला संबंध उत्पन्न होगा, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूबी क्रिस्टल में क्रोमियम आयनों की कितनी मात्रा मिलाई जाती है। तो रूबी क्रिस्टल में क्रोमियम आयनों की अशुद्धि की जो मात्रा है यह 0.005% रखी जाती है। बहुत कम मात्रा में इस अशुद्धि को मिलाया जाता है। और क्रोमियम आयन के लिए जो ऊर्जा स्तर है, यानी क्रोमियम आयन के जो परमाणु होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह क्या करेंगे, ग्राउंड मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण दिखाएंगे। और यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर में जो दो ऊर्जा स्तर होते हैं जिन्हें हम नोटेड कर रहे हैं 3A और 3B से, और इन संक्रमणों के लिए जो आवश्यक तरंग दैर्ध्य है वो है 4100 एंगस्ट्रॉम और 5600 एंगस्ट्रॉम। देखिए यहाँ पर अगर इन उच्च ऊर्जा स्तरों से सीधा मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो, यानी
स्वतः उत्सर्जन हो तो हम जानते हैं कि कला संबंधता प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक मित स्थायी ऊर्जा स्तर जो है उसको परिभाषित करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि इन उच्च ऊर्जा स्तरों के लिए दो मित स्थायी ऊर्जा स्तर यहाँ परिभाषित होते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है 2A और 2B में। 3A और 3B से जो उच्च ऊर्जा के जो परमाणु हैं वह अपनी कुछ ऊर्जा को क्या करते हैं, रूबी क्रिस्टल के जालकों को देकर यह इन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर जाते हैं और इन मित स्थायी ऊर्जा स्तरों में यह 10⁻³ सेकेंड तक रहते हैं इन कंपेरेटिवली हाई एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल्स की बजाय हमने बताया मित स्थायी ऊर्जा स्तर में परमाणु का जो जीवन काल है, रुकने का जो समय है, वह अधिक होता है। इसके कारण यहाँ पर इन परमाणुओं की जो संख्या है वह क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और परमाणुओं की इन संख्या के बढ़ने के कारण यहाँ पर स्थायी ऊर्जा स्तरों में जो जनसंख्या प्रतिलोमन पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ से जो संक्रमण है यह दो प्रकार का है। 2A से जो संक्रमण है वह 6943 एंगस्ट्रॉम का है और 2B से जो संक्रमण है वह 6229 एंगस्ट्रॉम का है। अब इनमें भी देखिए क्रिस्टल की जो संरचना है या वो इस प्रकार की होती है कि 6943 एंगस्ट्रॉम के उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता 6929 एंगस्ट्रॉम की तुलना में क्या होती है, 1.4 गुना अधिक होती है। ठीक है, तो हमें जो फोटोन जिसकी प्रायिकता अधिक है उसी के फोटोन का प्रकाश हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिनोन नलिका से 6943 एंगस्ट्रॉम के ही प्रकाश का क्या किया जाता है, आपतन करवाया जाता है। तो इस प्रकाश के आपतन से क्या होगा कि यह जो एंगस्ट्रॉम, इस एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का जो उत्सर्जन है यह प्रभावी हो जाएगा और यह प्रकाश जो होता है यह वही प्रकाशिक कंपन की क्रिया जिसमें दोनों दर्पणों से बहुप्रावर्तन के कारण उद्दीपित उत्सर्जन की प्रधानता हो जाती है। और इस एक जो दर्पण जो अल्प पारदर्शी होता है उसमें से एक फोटोन का जो पुंज है 6943 एंगस्ट्रॉम के फोटोन का जो पुंज है जो गुलाबी कलर का होता है वह प्रकाश उससे निर्गत हो जाता है और उससे हमें एक लेज़र पुंज प्राप्त हो जाती है। तो ये एक रूबी जो क्रिस्टल है इसकी संरचना, इसकी बनावट, इसकी क्रियाविधि और इसके जो ऊर्जा स्तर है इसको हमने यहाँ पर विस्तार से समझा।